नमस्कार और जय हिंद। हेलो टू माय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवांगी और मुझे आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सिंसियरली आप लोग मेहनत कर रहे हो, एग्जाम बहुत पास है। हम कोशिश करते हैं आपके लिए ये जर्नी और आसान कर सकें। आपके लिए ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हम लेके आ चुके हैं कॉन्सेप्ट कैप्सूल के जरिए, जो हम दृष्टि आरएस का एक पहल है। आज की क्लास आपके लिए जो लेके आने हैं वो है राजस्थान के किस पे, प्राचीन स्थलों के ऊपर। आपको पता होगा राजस्थान में पर्टिकुलरली एंशियंट से कितना क्वेश्चन बनता है। एंशियंट की साइट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हिस्ट्री को हम देखें तो हिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन है एंशियंट का और फिर मॉडर्न का, वहां से सबसे ज्यादा हमको सवाल देखने को मिलते हैं। एंशियंट में मेजरली हमको साइट से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फाइंडिंग से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किस नदी के सहारे वो हैं। तो आज हम सभी एक सीरीज में उनको कवर करेंगे आपके साथ। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम राजस्थान की किसकी बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास को हमने राजस्थान के पर्टिकुलरली इतिहास को किन भागों में विभाजित किया हुआ है। तो पहले है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, जो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक हमको देखने को मिलता है। फिर है आदि ऐतिहासिक, फिर ये कब से 3,000 से 1,500, फिर वैदिक से 1,500 से 600, और फिर पूर्व ऐतिहासिक काल जो हमको देखने को मिलता है 600 से 700। इसके बाद हमारे जो हम मेजरली पढ़ते हैं, मध्यकालीन हो गया, पूर्व फिर मध्यकालीन हो गया, और आज जिस एज में हम हैं आधुनिक काल, जो 17 से 1956 और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न हमारा चल रहा है, फिर पोस्ट मॉडर्न की तरफ हम आ जाते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाना चाहूंगी। देखिए, जब हम किसकी बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमको ये इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि दृष्टि आपके लिए लेके आ रहा है एक फेस्टिव लर्निंग ऑफर, जो होने वाला है 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक के बीच में, जिसपे सभी पीसीएस लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको साल का सबसे ज्यादा डिस्काउंट और ऑफ मिलने वाला है। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अगर और जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड, कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा या कौन कौन से कोर्सेज हैं, आप क्या क्या अवेल कर सकते हैं, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं 8750187501 पे। ठीक है, ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ 8750187501 पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी संकोच या कोई भी जानकारी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जाते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू कहाँ से होती है, तो लगभग अफ्रीका में कितना, 30 लाख साल पहले हमको क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एविडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस हमको यहाँ देखने को मिलता है। लगभग कितना, 30 लाख साल पहले। फिर ये किधर जब मूव करते हैं, एशिया की तरफ मूव करते हैं, और एशिया से किधर आते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली एक जगह है महाराष्ट्र में, किस नाम से है, पूरी नाम से है। कहाँ पे है ये आप मुझे बताएं, मतलब महाराष्ट्र के किस जगह में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जहाँ पे लगभग 14 लाख का पुराना साल पुराना हमको क्या मिलता है, सेम ह्यूमन सिविलाइजेशन का एविडेंस मिलता है। ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के एविडेंस की बात जब हम करते हैं, हमको देखने को मिलता है अफ्रीका से शुरू हुआ, इंडिया की तरफ आ गए। राजस्थान की जो पर्टिकुलर हमको देखने को मिलती है ये सिविलाइजेशन, हम इसको मेजरली दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्री हिस्टोरिक और एक होता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक। ये दो शब्द तो आपने सुने ही होंगे। क्या अंतर होता है प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में? देखिए, जब हम प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं तो वो काल होता है जब जो शैली कहते हैं जिसे हम, यानी लिपि या कोई भी स्क्रिप्ट क्या नहीं थी, एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, सिर्फ किसका इस्तेमाल खा सिर्फ हंट करता था और खाता था। मतलब हमें जो भी एविडेंस मिलते हैं वो खुदाई के बेसिस पे या जो भी एक्सकवेशंस की हैं हमने, उसके बेसिस पे हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम प्रोटो हिस्टोरिक की बात करते हैं तो वो टाइम है जब हमको क्या क्या देखने को मिलता है, स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं, और क्या देखने को मिलता है, सील्स देखने को मिलती हैं, जो ठप्पे लगाए जाते थे सील्स, वो देखने को मिलती है। तो आप प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में थोड़ा अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, एक हमारे बहुत फेमस
कौन है, हिस्टोरियन है, क्या नाम है उनका, गॉर्डन। क्या नाम है उनका, गॉर्डन नाम है। उन्होंने इसको क्या कहा था, उन्होंने कहा था इसको रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। इस पूरी सीरीज को कहा था उन्होंने रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का नाम दिया था। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप क्रांतियां देखते हो, रिवॉल्यूशन देखते हो। पहले इंसान हंट कर रहा है, फिर उसने थोड़ा सा औजार बनाने शुरू किए, एक जगह रुकना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, खेती शुरू की, फिर उसके बाद जाके उसने नगर बसाना शुरू किया, फिर उस नगर का उसने क्या कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग तरीके से उसने अर्बन सेटलमेंट किया। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीरीज है, और उस सीरीज में हमको क्या देखने को मिलता है, रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हमको देखने को मिलता है गॉर्डन के थ्रू। देखिए, जब हम नियोलिथिक की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, पैलेलिथिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पैलियो, फिर आता है मीजो मध्यकालीन, फिर आता है नियो, फिर आता है चेल्को। सब कुछ हम डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहती हूँ कि जो पैलियो काल था हमारा, जो पाषाण युग का काल था, उसमें हम क्या देखते थे, उसमें हमको क्या देखने को मिलता था, मोस्टली हंटिंग देखने को मिल रही है हमको। ठीक, इसमें आते आते हमको क्या देखने को था, मीजो में हम थोड़ा सा खेती भी देखते हैं। ठीक, हमको खेती देखने को मिलती है मीजो काल में, और हमको क्या देखने को मिलता है, अर्बनाइजेशन की थोड़ी सी चीजें देखने को मिलती हैं न्यू तक आते आते। ठीक है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम आगे सीरीज की तरफ बढ़ते जाते हैं। आगे हम बहुत आराम से डिटेल में सब कुछ आराम से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाषाण काल यानी कि जो हमारा स्टोन एज है, स्टोन एज है जिसको हम कहते हैं। स्टोन एज क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ स्टोन, यानी पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पे होता था, उसको स्टोन एज हम कहते हैं। हमारे पास और तो कोई एविडेंस था नहीं इंसान को डिवाइड करने का, सिर्फ एक ही दो एविडेंस थे जिनके बेसिस पे हम इंसानों की सिविलाइजेशन को डिवाइड कर पाए कि किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया है। वो था उनके यूसेज ऑफ स्टोन को लेके, कि कितना उन्होंने डेवलपमेंट किया मानसिक तौर पे, ठीक है, अपने आसपास जो उन्होंने सोशल डेवलपमेंट किया सामाजिक तौर पे, उसके हिसाब से उनको डिवाइड किया है। पुरा पाषाण काल हमको देखने को मिलता है इतने ईसा पूर्व लगभग 5 लाख, फिर मध्य पाषाण काल लगभग 10,000, और नव पाषाण काल लगभग 5,000 से 1,000 ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलता है। वर्गीकरण यानी कि ये डिवीजन का आधार हमने किस प्रकार से किया है, हमको तो नहीं मालूम था, कोई एविडेंस नहीं है, स्क्रिप्ट्स नहीं थे, सील्स नहीं थे, कुछ लिखा पढ़ा नहीं था। किसके बेसिस पे हम ये डिवीजन कर पाते हैं? औजार की तकनीक और जलवायु के परिवर्तन पे हम देख पाते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी टेक्निक को सुधारा। तो टेक्निक इंसान कब सुधारता है? जब वो मानसिक रूप से और विकसित होने लगता है। भारत में मानव उपस्थिति का सबसे पुराना साक्ष्य हमको बोरी महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख ईसा पूर्व देखने को मिलता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान में साक्ष्य सकेंद्र हमको लूनी, बनास, बेड़च, चंबल, घग्गर नदी की घाटियां जो है वहां देखने को मिलता है। तो आपने सब कुछ देखा होगा। यहाँ पे एक चीज आपने कॉमन नोटिस की होगी, वो क्या है कि ये सब कौन है? रिवर्स है। कौन है ये सब? रिवर्स है। तो हमको रिवर्स में क्या देखने को मिलता है? मोस्टली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है रिवर्स के आसपास, क्योंकि रिवर्स क्या करती हैं? पानी का स्रोत होती है, और जहां पानी होगी वहां खेती होगी, वहीं पर सिविलाइजेशन होगी, वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा? ह्यूमन डेंसिटी होगी। वो हमको आज भी देखने को मिलता है। इवन मॉडर्न एट प्रेजेंट जहाँ पे भी आपको नदियां देखने को मिलती है, उसके आसपास पे जो शहरीकरण होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो लोग रहते हैं, वो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? पूरा पाषाण यानी पैलेलिथिक एज की तरफ। ठीक है, पैलेलिथिक एज की जब हम बात करते हैं, तो इस पैलेलिथिक एज को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन सा है हमारा? लोअर पैलेलिथिक एज, फिर मिडिल यानी मध्य, और फिर लास्ट में आता है हमारा अपर, जिसको हम कहते हैं उत्तर। ठीक, इनको विभाजित करने का एक कारण रहा है। पैलेलिथिक एज की जब हम बात करते हैं, मोस्टली हम बात करते हैं जब इंसान क्या कर रहा था? हंटिंग कर रहा था। ठीक है, इस एज को हम एशलिन एज भी कहते हैं, क्योंकि फ्रांस में एक गांव था एशलिन, जिसके नाम पे रखा गया। वहां पे हमको किसका एविडेंस मिलता था? 19th सेंचुरी में हमको किसका एविडेंस मिला था? उस गांव से हैंड एक्स का हमको वहां से एविडेंस मिला था। तो इसलिए हमने इस प्रॉपर जो फेज है इसका नाम उसी गांव के ऊपर रख दिया है, जो हमको फ्रांस में देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम लोअर पैलेलिथिक की बात करते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? जो इंसान था मोस्टली किसका यूज कर रहा था? मोटे और बड़े बिग जो औजार थे उनका यूज कर रहा था।
जिसका हमको अगर हम राजस्थान में इसका एविडेंस देखें तो हमको कहाँ देखने को मिलता है राजस्थान में इसका एविडेंस? बूढ़ा पुष्कर। एंड कहाँ पे देखने को मिलता है हमको इसका एविडेंस? गोगा। किसका है ये? लोअर पैलेलिथिक का। देखिए, जब इंसान स्टार्टिंग में भूखा है, बस खाने के लिए नहीं है, तो वो सबसे पहले हंट करेगा, लेकिन धीरे-धीरे उसे लगेगा कि वो हंटिंग कर पा रहा है, उसके औज़ार एफिशिएंट हैं, वो अब उन औज़ारों से क्या कर रहा है, जल्दी से शिकार कर पा रहा है, जगहों को जल्दी से साफ कर पा रहा है, तो शिकार वो जल्दी कर लेगा, पेट उसका जल्दी भर जाएगा, तो वो किसकी तरफ मूव करेगा? वो मूव करेगा लीजर की तरफ, यानी कि अब उसके पास फ्री टाइम है, तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करेगा। किस तरीके से यूटिलाइज़ करेगा? स्किल्स बनाने के लिए। इसलिए हमको मिडल पैलेलिथिक एज में और लोअर पैलेलिथिक एज में स्किल सेट का देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ये जो बिग आपके एविडेंसेस थे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैंड एक्सेस थे, फ्लेक्स में बदल जाते हैं। फ्लेक्स कैसे होते थे? इस तरीके से औजार होते थे, थोड़े नुकीले, धारीदार बन जाते थे। भारी जो आपके एक्सेस हैं, वो किसमें? नुकीले, धारीदार चेंज हो गए। फिर इस तक आते-आते हमको क्या देखने को मिलता है? स्किल्स देखने को मिलती हैं। जैसे पेंटिंग्स हो गई, ठीक है? इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल कहाँ पे देखने को मिलता है हमको? अपर पैलेलिथिक का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलता है? भीमबेटका में। तो आप समझ पा रहे होंगे, इंसान फ्री हुआ, जैसे ही वो फ्री हुआ, उसने क्या किया? आर्ट और स्किल्स को अपनाना शुरू कर दिया। तो ये हमको 3 ट्रांज़िशन इस तरह मोटे-मोटे देखने को मिलते हैं। ये क्या बताता है कि इंसान उत्तर पाषाण तक पहुँचते-पहुँचते हमको क्या डेवलप देखने को मिलता है? उसकी सिम्बॉलिक अ, सिम्बॉलिक जो उसकी थिंकिंग है, वो डेवलप हो रही है। क्या हो रही है? सिम्बॉलिक थिंकिंग डेवलप हो रही है। ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। सिम्बॉलिक थिंकिंग उसकी डेवलप होने लगती है। बाकी यहाँ पे आपको 3 हिस्टोरियंस के नाम दिए हुए हैं, जो पुरातत्वविद हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आप उनको याद रख सकते हैं। ये किससे रिलेटेड है? पुरापाषाण से, पैलेलिथिक एज से रिलेटेड है, आरसी अग्रवाल हो गए। लूनी, बनास, चंबल और बेसिन पे हमको कहाँ क्या देखने को मिलता है? इनके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी? ये मैंने आपको एक चार्ट दिया है किसका? लोअर पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक और लोअर पैलेलिथिक, मिडल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक का। यहाँ पे आपके सामने क्या बने हुए हैं? एविडेंसेस बने हुए हैं, जगह बनी हुई है, इनको अब थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। पहले हम लोअर पैलेलिथिक की बात करते हैं। औजार हमको यहाँ हैंड एक्स देखने को मिलता है, क्लीवर्स देखने को मिलता है, चॉपर, चॉपिंग, स्क्रैपर, ब्लेड, फलक, ये सब फ्लेक, इसका मतलब फ्लेक देखने को मिलता है। संस्कृति के नाम हमको यहाँ पे क्या-क्या देखने को मिलता है? हमने यहाँ पे एस्ट्रेलियन देखने को मिलता है, जिसका मैंने आपको बताया था, फ्रांस में सेंट एस्ट्रेल नाम की एक जगह है, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। थल पर आधारित हमको आर्कटिक संग्रहण, हंटर गैदर्स की संस्कृति देखने को मिलती है। मेनली इंसान यहाँ क्या कर रहा था? सिर्फ शिकार कर रहा था। आप देख सकते हो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है। इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएगा, किसी पे मार सकता है, ठीक है? कुछ तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बाकी यहाँ पे हमको जो कच्चा माल जो वो इस्तेमाल करता था, वो कौन-सा देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है क्वार्टराइज़ और बेसाल्ट देखने को मिलता है। जब वो पेंटिंग की तरफ जाता है तो हमको आयरन ऑक्साइड, ठीक है, चूना वो यूज़ कर रहा है, ये भी देखने को मिलता है, पर हम उसमें आगे जाएँगे। प्रमुख स्थल जो राजस्थान के हैं, जहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है, जैसे बूढ़ा पुष्कर हो गया, जायल हो गया, डीडवाना, इंद्रगढ़, विराटनगर और गोवा-खेड़ा। देखिए, विराटनगर हमको यहाँ दिख रहा है और विराटनगर हमको आगे भी होना चाहिए। न्यूलिथिक में मिलेगा हमको आगे। विराटनगर न्यूलिथिक में आगे मिलेगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि विराटनगर जो जयपुर के आस-पास का इलाका है, वहाँ पे जो सिविलाइज़ेशन थी, वो कंटीन्यूअस सिविलाइज़ेशन थी। यानी वहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पॉइंट पे कुछ गायब हो गया। तो कंटीन्यूअस सिविलाइज़ेशन का हमको एविडेंस कहाँ से देखने को मिलता है? विराटनगर से। ऐसे हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं हिस्ट्री में। अब आते हैं हम मिडल पैलेथिक एज पे। औजार कौन से थे? साइड स्क्रैपर हो गए, एंड स्क्रैपर हो गए, बोरर हो गए, फ्लैक हो गए, ब्लेड हो गए। मतलब अब चीज़ें थोड़ी धारीदार हो गई, नुकीली हो गई और हल्की हो गई, भारी नहीं थी इतनी। निम्न पुरापाषाण की तुलना में छोटे, पतले और हल्के चीज़ होने गए। कौन-सा कच्चा माल इस्तेमाल करते थे? चर्ट और जेस्पर। ये देख लो आप, कंपैरेटिवली कितना पतला हो गया। ये चर्ट और जेस्पर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। इंसान पहले सिर्फ शिकार करता था, अब वो आग जलाने लग गया है, ठीक है? अब वो उन चीज़ों को शिकार करके क्या करने लग गया है? ज़्यादा जल्दी शिकार कर पाता है, टाइम सेव कर पाता है, ठीक है? यहाँ पे हमको लूनी घाटी, डीडवाना क्षेत्र और बूढ़ा पुष्कर में इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी? उत्तर पुरापाषाण काल की, यानी कि अपर पैलेolithic की। अब यहाँ पे आते-आते इंसान आसानी से शिकार कर पा रहा है, उसके पास काफ़ी लीजर टाइम है, फ्री टाइम है, तो वो क्या करेगा? हमको फ्लेक देखने को मिल रहा है, बैट देखने को, शुतुरमुर्ग के अंडों और ऑस्ट्रिच एग के जो शेल्स हैं वो हमको देखने को मिलता है। ये आपका एग्जाम फैक्ट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में लगभग 40 जो ज़्यादा स्थल है, वहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। बैंड सोसाइटी, यानी बैंड सोसाइटी में लगभग सदस्य अर्धघुमंतु हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और मानव कला का प्रारंभिक रूप हमको अपर पैलेolithic एज में देखने को मिलता है, जो कि ये है। देखो हिरन वगैरह के इन्होंने वो बनाए हुए हैं और यहाँ पे हमको कहाँ दिख रहा है? चित्तौड़गढ़, कोटा
वाकल, कादम्बली और साबरमती माही नदी का जो बेसिन है वहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका राजस्थान के प्रमुख पुरापाषाण स्थल, आप इनको देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कहाँ पर हमको पैलियोलिथिक साइट्स देखने को मिलती है। अब आ चुके हैं हम मेसोलिथिक पे। पैलियोलिथिक कवर किया, पैलियोलिथिक के 3 भाग हमने किए, उसको कवर किया। अब हम मध्य पाषाण पे आ चुके। इंसान ने थोड़ी-थोड़ी पेंटिंग करना शुरू कर दिया, आपको याद हो लास्ट में। अब हम आते हैं मेसोलिथिक पे। ये काल हमको 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? प्लाइस्टीन और होलोसीन, यानी कि जो बर्फ थी प्लाइस्टीन एरा में वो पिघलने लगी थी। अब बर्फ पिघलने लगी तो इंसान के औजार और छोटे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं, यानी छोटे ज्यामिति हमको देखने को मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स कहते हैं इतने छोटे-छोटे बड़े, जिनको हम आगे तीर पे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम कोई बड़ा हथियार ले रहे हैं उसमें आगे पॉइंट की नुकीला बना सकते हैं। यानी कि हमको देखिए, जब आपका हथियार इतना बड़ा होगा तो आप उसको क्या करोगे, किसी पर्टिकुलर छोटी डिस्टेंस से ही उसको फेंक सकते हो, अब दूर से नहीं फेंक सकते हो। ठीक है, जिस जैसे हथियार छोटे हो जाते हैं उन आपका जो डिस्टेंस है शिकार करने का वो आपका बढ़ता चला जाता है। अब तीर को बहुत दूर से मार सकते हो, आप एक डंडी में अगर उस माइक्रोलिथ को लगा लोगे आप बहुत दूर से शिकार कर सकते हो। तो आपका जानवरों से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जो मान लीजिए कोई शिकार हमला कर रहा है आप पे, तो आपकी जो मौत हो जाती थी उससे इंसानों की, वो कम होती जा रही थी उससे। तो माइक्रोलिथ का यहाँ पे यूज हमको देखने को मिलता है। ब्लेड हो गए, तिरछे कटे ब्लेड हो गए, पॉइंटेड ब्लेड हो गए, ट्रेपेज यहाँ पे देख लो। उपयोग क्या था? भाला, तीर, चाकू, हसिया, ये सब बनने लग गए थे। और हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है मेसोलिथिक में? पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। देखिए, मेसोलिथिक की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमको यहाँ पे याद होना चाहिए वो किसका है? डोमेस्टिकेशन का। डोमेस्टिकेशन के कुछ-कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, खेती देखने को मिलती है कुछ-कुछ, जिसमें गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मतलब इनिशियल, बहुत इनिशियल लेवल अगर इन चीज़ों का है तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जब हम मेसोलिथिक साइट की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है हमारे लिए कि हम ये देखते हैं कि जो बागौर की सभ्यता है, वहाँ पे हमको ये जो रिवॉल्यूशन है क्रॉप का, वो एकदम डायरेक्ट देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड में लेवल में कन्वर्स देखने को मिलता है, लेकिन बागौर में हमको डायरेक्ट न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, क्रॉप देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि एक स्टेप उसने छोड़ दिया है। ठीक है? मध्यपाषाण काल में अगर परिवर्तन देखें तो किस तरीके से हुआ है? घुमंतु आर्कटिक जीवन से स्थायी कृषक जीवन की ओर हम संक्रमण करने लगे थे। यानी घुमंतु कैसा होता है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर तीसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह टिक नहीं रहे तो खेती नहीं हो पा रही। मतलब अगर आप कहीं रुकोगे तभी तो वहां बैठ के खेती कर पाओगे। घूमते रहोगे जगह जगह तो ना आप खेती कर पाओगे, ना घर बना पाओगे। ठीक है, तो आपका जो सोसाइटल डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ था, वो यहाँ से हमको देखने को मिलता है। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं? आदमगढ़ में, और राजस्थान में हमको बागौर में देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पालतू पशु कहाँ देखा गया? कुत्ता, गाय, बैल, भेड़, बकरी। पहली उगाई फसलें गेहूं और जौ देखी गई हैं। और परिमाण हमको कहाँ देखना? गंगा के जो मैदान है वहां मानव का प्रथम प्रवेश हमको देखने को मिलता है। ये आपके लिए मैंने मध्य पाषाण मेसोलिथिक साइट्स बनाई हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैंने आपको बागौर के बारे में बताया कि बागौर ऐसा लगता है एक स्टेप फॉरवर्ड चल रहा था, एक स्टेप उसने स्किप कर दिया था। जो नियोलिथिक काल में बाकी दुनिया बाद में देख रही थी, वो बागौर में हमने पहले ही देख लिया था। स्थित कहाँ है? कोठारी नदी के तट पे महासती टीला। देखिए, जो वीएन मिश्र और ये जो है डॉक्टर एल.एस. लिस्ट्रिक, ये कहते थे पैलियोलिथिक साइट की खोज करने के लिए गए थे, तो कोठारी नदी के किनारे पे इनको एक टीला दिखाई दिया। ठीक है, इन्होंने इस टीले को देखकर इसका क्या किया? हॉरिजॉन्टल इसको काटना शुरू किया। मोस्टली क्या होता है, जब भी किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे किसी भी साइट को कट किया जाता है तो उसको वर्टिकली कट किया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे तक, ताकि हमको लेयर्स देखने को मिले कि कितनी लेयर्स में डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे धूल चढ़ जाती है, फिर सिलाइशन बनती है, फिर धूल चढ़ जाती है, वो लोग रुक जाते हैं, तो हमको सिलाइशन बहुत डीप देखने को मिलती है। तो हम उसको वर्टिकली कट करते हैं हिस्टोरियंस, ताकि हम लेयर्स का डेवलपमेंट देख सकें। लेकिन बागौर एकमात्र वन ऑफ द एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल उसका कट करके उसको उसका डेवलपमेंट चेक किया था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एकमात्र क्षैतिक उत्खनन हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेटेड मध्य पाषाण काल स्थल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ सकते हैं आपसे। सर्वाधिक रेडियोकार्बन तिथियों वाला स्थल है, सबसे सुनिश्चित तिथि निर्धारण हमको यहीं को देखने को मिलता है। यानी कि आप यहाँ की जो डेट है ऑलमोस्ट फिक्स बता सकते हो, क्योंकि हम मोस्टली आर्कियोलॉजिकल साइट जब देखते हैं, उनका खनन करते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम बहुत अनुमानित एक गैस लगाते हैं कि इतना रहा होगा इतने से इस बीच में, पर बागौर का हम थोड़ा स्पेसिफिक लगा सकते हैं। यहाँ से हमको क्या क्या मिला है? बोतल आकार पात्र मिले हैं, कांच के आभूषण, तांबे के औजार मिले हैं और छिद्र युक्त सुई भी मिली है। शव के साथ खाद्य मृदान रखना मिला है, जिससे हमको ये पता चलता है शव के साथ मतलब कि जब वो कोई मर जाता था, जब उसको दफन करते थे या उसको उसका संस्कार करते थे, दाह संस्कार करते थे, तो हमको पता चलता था कि वो मृत जो शव होता था उसके साथ क्या रखते थे? बर्तन रखते थे। तो इससे हमको क्या पता चलता है? कैसे कनेक्ट करते हो? किससे हमको ये पता चलता है कि वो लोग आफ्टर लाइफ में, यानी कि मृत्यु के बाद एक जीवन होता है जहाँ पे वो इंसान इस सब चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, उसमें उनका विश्वास रहता था। यहाँ पे कुछ चरण हैं किसके? हमारे बागौर की सभ्यता के, जिसमें आप देख सकते हैं प्रथम चरण कौन सा रहा है?
जिसमें हमको माइक्रोलिथ देखने को मिलते हैं। द्वितीय चरण में हमको आभूषण, धातु और औजार देखने को मिलते हैं, और पशुपालन और कृषि के हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं। जैसे पैलियोलिथिक डिवाइड किया था हमने, बागोड़ को भी 3 भागों में विभाजित किया है। फिर तृतीय चरण में हमको लौह औजार और ईंट निर्माण शवदान उत्तर दक्षिण की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, बागोड़ हमने पूरा पढ़ लिया। अब देखेंगे मध्य पाषाण काल में शैल चित्र व अन्य स्थल हमको कहाँ देखने को मिलता है, पेंटिंग और ये सब हमको कहाँ देखने को मिलता है, मीजोलिथिक साइट में। देखिए शैल चित्र आदमगढ़ भीमबेटका में देखने को मिलता है, प्रतापगढ़ मिर्जापुर राजस्थान में भी हमको इसके एविडेंस थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं। रंग कौन सा यूज करते थे, लाल। जो कौन सा होता था, आयरन ऑक्साइड। सफेद चूना पत्थर। इससे क्या पता चलता है कि लोगों क्या थी, केमिकल्स की, ठीक है, और मेटल्स की क्या थी, समझ थी। तभी तो इंसान करेगा कि इसको मैं यूज करूंगा, लाल से चीजें थोड़ी रखेंगे और कॉन्ट्रास्ट में सफेद रंग जो है वो अच्छा लगेगा। अन्य विषय कैसे, किन टॉपिक्स के ऊपर हमको पेंटिंग देखने को मिलती है, पशु हो गए और आखेट के दृश्य हो गए, ये देखने को मिलता है। अन्य मध्य पाषाण काल स्थल तिलवाड़ा हो गया, सोजत हो गया और पचपदरा बेसिन में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज किस चीज पे होता है, कंफ्यूजन अलर्ट मैंने यहाँ पे डाला है कि जो बागौड़ है वो सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। वहीं पचपदरा जो तिलवाड़ा में है वहां पे हमको सबसे ज्यादा माइक्रोलिथ देखने को मिलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए, माइक्रोलिथ औजार होते हैं, तो सबसे ज्यादा औजार हमको कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, पचपदरा से देखने को मिले हैं, लेकिन बागौड़ सबसे बड़ा है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करेंगे हम नियोलिथिक साइड की, ठीक है। अब पैलियोलिथिक हुआ, 3 चरण हुए पैलियोलिथिक के, ये अब रिवाइज करते जाइए। उसके बाद में क्या आया हमारा, मेसोलिथिक आया। मेसोलिथिक में हमने क्या पढ़ा, बागौड़ पढ़ा। बागौड़ के भी 3 लेवल्स पढ़े। फिर हमने पढ़ेंगे नियोलिथिक, ठीक है। अब धारणा क्या रही है, क्या कंसेप्ट रहा है इसके बैंड। लोग कहते हैं कि जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन का हमको देखने को मिलता है कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, वो हमको कहाँ से देखने को मिलता है, वो हमको यहीं से देखने को मिलता है। कृषि का जो था महत्व बढ़ा, लोगों ने कृषि करना शुरू किया और एक जगह इकट्ठे हुए कृषि करना शुरू किया, तो वो किसकी तरफ जाता है, सेटलमेंट की तरफ जाता है। और जब सेटलमेंट की तरफ जाता है तो क्या होने लगता है, अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, शहरीकरण की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, ठीक। नवपाषाण क्रांति के कारण क्या रहे हैं, जलवायु परिवर्तन रहा है, बढ़ती जनसंख्या का घनत्व रहा है और तकनीकी जो प्रगति हम लोगों ने की, हथियारों को छोटा करते आए, शिकार दूर से कर पा रहे हैं, ठीक है, स्किल सेट भी डेवलप कर रहे हैं, घर बनाने की तकनीक भी सीख रहे हैं क्योंकि अब एक जगह हम रहते हैं। बात करते हैं औजारों के समूह की, जो हमको नियोलिथिक साइड में देखने को मिलते हैं। ग्राउंड औजार, मसूल और ओखली, पीसने के कूटने के पत्थर हमको मिलते हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि इंसान खाना बनाने लगा था अगर कूटना पीसने लगा है तो। नई तकनीकी जैसे मृदान, पहिया, कताई, बुनाई, मन का निर्माण, ये सब भी हमको देखने को मिलता है, यानी कि कपड़े पहनने उसने शुरू कर दिए थे थोड़े बहुत, जिनको वो बुन रहा था, ठीक है। मेहरगढ़ संस्कृति की विशेषता अगर हम देखें, क्योंकि मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर पूछा जाता है, तो बोलन नदी के तट पर है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कृषि बसाव हमको यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट हमको यहाँ देखने को मिलता है। मिट्टी, कच्ची ईंट के घर और अनाज के भंडारण कक्ष हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। और कॉटन प्रथम पालतू बनाया गया पौधा जो हमको देखने को मिलता है, कि कॉटन की खेती भी हमको यहाँ देखने को मिलती है। जीवित व्यक्ति के दांत में छेद करने यानी डेंटल ड्रिलिंग का विश्व का सबसे पहला साक्ष्य, यानी कि सर्जरी भी हमको देखने को मिल रही है कि लोग ड्रिलिंग कर पा रहे थे। ये है आपके नियोलिथिक साइट्स राजस्थान के, जिन्हें आप देख सकते हैं। पीडीएफ आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखिएगा, आपको टीम पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। अब हम चैल्कोलिथिक पे आते हैं। चैल्कोलिथिक का मतलब क्या है, चैल्को का मतलब क्या है, तांबा, ठीक है। तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर, तो वो हो गया चैल्कोलिथिक की एज। चैल्कोलिथिक में हम तांबा भी देख रहे हैं कि लोग तांबे का यूज करने लगे और पत्थर तो साइमल्टेनियसली चल ही रहे थे। नवपाषाण के बाद कांस्य युग से पहले ये आता है, यानी ब्रॉन्ज एज आएगा। नियोलिथिक के बाद में जब ब्रॉन्ज एज आने वाला होता है, उसके बीच में हमको क्या देखने को मिलता है, चैल्को देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज एज पता है ना आपको, आईवीसी, ठीक है, कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं। ताम्रपाषाण का उदाहरण हमको कहाँ देखने को मिलता है, बागौड़ में देखने को मिलता है। तो देखिए बागौड़ हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, पैलियो मीजोलिथिक साइड में देखने को मिला था, अब हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चैल्को में भी देखने को मिल रहा है। मृदान, सज्जित चित्रित मृदान का प्रचलन बढ़ गया था। निर्माण, पक्की ईंटें, बेग वृक्ष का समानता अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। पशुपालन मुख्यतः कौन कौन से, मांस हेतु, यानी कि मांस खाने के लिए पशुपालन होता था और दूध के लिए पशुपालन होता था। लेखन और लिपि, इसका अभी तक हमको यहाँ तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि लिपि यानी कि स्क्रिप्ट जो है आपकी अब तक हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल संस्कृतियां कौन कौन सी हैं, गणेशर है, रंगमहल जो हनुमानगढ़ में है, आहट बनास की संस्कृति है वो यही है, देख लेते हैं उनके बारे में। राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति यानी कि चैल्कोलिथिक, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तांबे और कांसे के उपयोग से जटिल समाज, उन्नत तकनीक और प्रारंभिक शहरीकरण का उदय हमको यहाँ देखने को मिलता है। घग्गर और चौटांग नदियों के किनारे सुनियोजित, सघन और स्थायी बस्तियों का विकास भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो ह्यूमन एग्जिस्टेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से वो चीजों का इस्तेमाल करना सीख रहा है, किस तरीके से खुद का विकास करना सीख रहा है, कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है और शिल्प जो है उसका उत्पादन भी कर रहा है, ठीक है।
आधारित पर अर्थव्यवस्था समाज में वर्गीकरण यानी स्तरीकरण का उदय यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि लोगों ने अलग अलग स्किल सेट अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से समाज का वर्गीकरण भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये कारण रहा होगा। ठीक है। तांबे और कांसे के प्रारंभिक औजार, पहिए, प्रथम लेखन प्रणाली का आविष्कार भी हमको यहाँ देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट इंसान ने लिखना शुरू शायद कर दिया था इस एज तक। ठीक है। जटिल जाति में डिजाइनर वाले विशिष्ट लाल और काले रंग के बर्तन हमको देखने को मिलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है यहाँ पे? सोथी बीकानेर में है, जो है इसे कालीबंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। सोथी जो का है आपका बीकानेर में, एलपी टेसिटोरी द्वारा किया गया और अमलानंद घोष के द्वारा मार्गदर्शन में भी हमको ये देखने को मिलता है, इसका उत्खनन हुआ था। इसके अवशेष राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्यों से हमको मिले हैं। अब हम आईवीसी पे आएंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट से इंडिया में हमको लगभग इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे राजस्थान का काफी हिस्सा इसमें कवर्ड है, जैसे ये हिस्सा है। ठीक है। जैसे कालीबंगी सभ्यता हो गई, ठीक है, आहड़ बनास के कल्चर हो गई, ये जोधपुरा है, यहाँ पे हमको करणपुरा की सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है। तो ये हमको बताता है कि इंडिया के राजस्थान के इस हिस्से में हमको मोस्ट साइट सिविलाइजेशन देखने को मिली। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आहड़ बनास की सिविलाइजेशन की। तो ये रही आपकी आहड़ रिवर जो इस तरीके से आती है, और ये है आपकी बनास रिवर जो इस तरीके से आती है। यहाँ हमको गिलुन की सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, यहाँ माता की, यहाँ ओजियाना की, और ये है आहड़ की सभ्यता। तो दो सब नदियों के किनारे पे है, ये आप देख पा रहे होंगे। आहड़ बनास की संस्कृति, अन्य नाम क्या है? बनास की संस्कृति। विस्तार इसका किस तरीके से हुआ? बनास की नदी जो है उसकी सहायक नदी जो है हमारी बेड़च आहड़, उसके साइड में हुआ है। 90 प्लस जो वो रहे हैं हमारे चिन्ह स्थलों जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो 90 प्लस हैं जो स्थल है जो इसके एविडेंस बताते हैं। ठीक है। ये क्या है? उत्खननकर्ता और एज है किस किसने किया? आरसी अग्रवाल और एचडी सांखलिया ने किया है। आवास और मैथान की बात कर लेते हैं। बहुकक्षीय, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार घर, यानी मतलब हर तरह के आपको घर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे भी घर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे भी घर देखने को मिल रहे हैं, पत्थर, कच्ची ईंट, मिट्टी के पलस्तर, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। काले और लाल पात्र यानी ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलते हैं। सफेद रंजक के सखिए बिंदुदार अभिकल्प भी देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसा होगा जिसपे डॉट 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 होती है पत्थर पे। ठीक है। पात्र प्रकार, कटोरे और स्टैंड पे कटोरे देखने को मिलते हैं हमको, यानी कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा कल्चर्ड होते जा रहे हैं, उनमें एक रहने समझने की चीजों को करने की समझ डेवलप होती जा रही है, यानी कि उनका जो दिन है वो फिक्स होता जा रहा है, शेड्यूल बनता जा रहा है उनके दिन में। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और गेहूं, पशुपालन, ये सब हमको देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से इनका संबंध है। ताम्रवर्ती सभ्यता इसको कहा जाता है, तांबे पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? ब्रॉन्ज पे आधारित थी, इसलिए। ठीक है। औजार निरंतरता हमको यहाँ देखने को मिलती है आहड़ बनास में, बनास बेड़च आहड़ नदी मेवाड़ में हमको देखने को मिलती है, जो हमको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। सिविलाइजेशन बनाम संस्कृति और कल्चर में अंतर मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, कहीं जगह आपको कल्चर देखने को मिलता है, कहीं जगह आपको देखने को मिलता है सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, कल्चर या संस्कृति वो चीज होती है जहाँ पे इंसान सिर्फ एक जीवन शैली को ऑप्ट करता है, एक तरीके से रहने लगता है, खाने पीने लगता है। लेकिन जो आपकी सिविलाइजेशन होती है उसमें आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होती है, सोशल डेवलपमेंट भी होती है। इंसान जो होता है राजनीतिक तौर पर भी विकास करने लगता है, ठीक है, सोशल तौर पे विकास करता है, इकोनॉमिक तौर पे विकास करता है। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप है किसी भी सिविलाइजेशन का, और ये उसका फाइनल स्टेप है। अगर ये जड़ है तो ये पूरा वृक्ष है। तो कोई भी सिविलाइजेशन शुरू कहाँ से होती है? कल्चर से ही शुरू होती है। समझ गए होंगे? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक कल्चर और एक सिविलाइजेशन का नाम बताइए, अगर आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे आहड़ बनास है वो कल्चर है, और बनाम सिंधु जो होगी वो सिविलाइजेशन होगी। ठीक है। इनके अलावा आपको नाम बताना है, कहीं आप ये सेम नाम लिख दें। अब हम बात करेंगे गिलुन की, राजसमंद में जो है, बनास नदी के तट पे है। आहड़ बनास जो हमारा ब्रॉन्ज एज है उसका पार्ट है ये। इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है, ये हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे पूर्व आहड़ बनास चरण हो गया और उत्तर आहड़ बनास चरण हो गया। इसके उत्खनन हमको कहाँ देखा? दो टीले जो चिन्हित थे बीवी लाल द्वारा, पूर्वी और पश्चिम दो टीले हैं, वहां से हमको इसका उत्खनन देखने को मिलता है। बालखाल की बात करते हैं जो उदयपुर में है, ये भी ब्रॉन्ज एज के चरण में आता है। स्थित कहाँ पे? वल्लभ नगर तहसील उदयपुर में, बेड़च कटार नदी के किनारे पे है ये। वीएन मिश्रा जो इसके सर्वेक्षण रहे हैं, उत्खनन कब हुआ इसका? हुआ है 1994 के आसपास। डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान विद्यापीठ ने साथ में मिलकर किया था। यहाँ पे हमको ताम्र पाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक लौह युग यानी कि आयरन एज और ब्रॉन्ज एज दोनों का क्या देखने को मिलता है? मिक्स सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है। दो संस्कृति संबंधिता आहड़ बनास परिसर में है। आवास हमको यह सब देखने को मिलता है, जैसे कच्ची ईंट हो गई, पत्थी हो गई, वर्गाकार, वही जो घर हैं, रेक्टेंगल भी मिल रहे हैं, स्क्वायर घर भी मिल रहे हैं। ठीक है। प्राप्त वस्तुएं कौन सी मिल रही है? चक्की मिल रही है, कृषि प्रचारक मिल रहे हैं, हथौड़ी पत्थर मिल रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है।
लौह युग में हमको यहाँ क्या देखने को मिलता है, 5 लौह प्रगलन भट्टियां देखने को मिलती है, यानी आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आयरन एज के भी यहाँ पे हमको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आवास यहाँ पे सबसे विशिष्ट खोज, सबसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4000 वर्ष पुराना कंकाल, यानी जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष रही थी, वो यहाँ पे हमको देखने को मिला है। यहाँ मनुष्य को कुष्ठ यानी लेप्रोसी का ज्ञात सबसे पुराना साक्ष्य है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, उजियाना की, जो भीलवाड़ा में है, और पचमाता की, जो उदयपुर में है। पहले उजियाना के बारे में देख लेते हैं, आहार बनास से रिलेटेड है। ये उसकी डेट्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन आएगा। फिर पचमाता जो उदयपुर में है, इसको देखते हैं। पचमाता में क्या है, मेवाड़ मैदान पुरातात्विक सर्वेक्षण परियोजना के तहत इसको निकाला गया था। और यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है, छिद्रयुक्त घड़े देखने को मिलते हैं, शंख चूड़ियां देखने को मिलती हैं, मृतिका मनके, लेपिस लजुली और विविध मृदभांड, और 2 चूल्हे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो राजस्थान का है वो है कालीबंगा। कालीबंगा किसकी साइट है, आईवीसी की साइट है। ठीक है, कहाँ पे है, हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। लुइस पियो टेस्ट्री जो इतावली भारतविद हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। पहचान हड़प्पा सभ्यता के भाग के रूप में देखा जाता है। अमलानंद घोष ने 1952 में कहा था कि इसको मतलब निकाला था, खोज किया था, लेकिन तब इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। फिर इसका जो कहते हैं ना अग्रेसिव एक्सकेवेशन या आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरू किया, वो शुरू किया था 1961 या 62 के आसपास। बीबी लाल और बालकृष्ण थापड़ ने इसको शुरू किया। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि 2 चरण में हमको यहाँ पे सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, कि 2 चरण में यहाँ पे बसाव था। पहले पूर्व हड़प्पा काल में था, फिर हड़प्पा काल में था। तो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन हमको 2 चरणों में देखने को मिलती है। एक्सकेवेशन हुआ था इसका 5 स्टेप्स में। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप्स में हमको यहाँ पे एक्सकेवेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम, कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार, मकान कच्ची ईंटों के मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, बस्ती के दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिलता है। यानी कि जो खेत है वो हमको 2 भागों में, मतलब 2 टाइप्स में जुते हुए मिलते हैं, और एक खेत में 2 तरह की क्रॉप्स के एविडेंसेस भी मिलते हैं, जिसको हम क्रॉस ग्रिड फरो कहते हैं, जैसे इस टाइप से। ठीक है, विश्व का अब तक ज्ञात सबसे पुराना जुता हुआ खेत जहाँ पे हमको देखने को मिलता है, प्लग फील्ड। हड़प्पा कालीन नगर योजना जो हमको यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ सिटाडेल हमको देखने को मिलता है, यानी जैसे ही हड़प्पा में देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमको सिटाडेल देखने को मिलता है। एक होता है हमारा अपर सिटाडेल और एक होता है हमारा लोअर सिटाडेल। ठीक है, किलेबंद समांतर चतुर्भुज देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको फोर्टिफाइड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, दीवारें देखने को मिलती हैं। ठीक है, दक्षिण भाग में 5 से 4 धार्मिक चबूतरे भी देखने को मिलते हैं। जो निचला स्तर है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, किलेबंद उत्तर, मतलब किलेबंद देखने को मिलते हैं, कच्ची ईंटों के मकान, पक्की ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं। तीसरे भाग में निचले नगर से 80 मीटर पूर्व लगभग 4 से 5 क्या देखने को मिलता है, 5 ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है कि 5 ऑल्टर्स हमको कालीबंगा से मिलते हैं। और भी एविडेंसेस हैं। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ से हमको काली चूड़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको कालीबंगा भी कहा जाता है। कब्रिस्तान स्थित है दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में। शवाधान विधि हमको 3 तरह के देखने को मिलते हैं, आयताकार शवाधान मिलते हैं, ठीक है, और वृत्ताकार गड्ढे में कलश शवाधीन मिलते हैं, पॉट बरियल देखने को मिलता है, एक्सटेंडेड इम्यूनेशन मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, हम यहाँ पे आयताकार अंडाकार गड्ढे में केवल मृदभांड और अंत्येष्टि सामग्री देखने को मिलती है। यानी 3 तरह के हम यहाँ देखते हैं, लोग अगर शवों को रखते थे तो 3 तरीके से रखते थे। मृदभांड शैली काले और लाल पात्र मिलते हैं, और सील जो होती है वो बेलनकार मुद्रा में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सेम अभी सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, इसको आप देख सकते हैं, सेम वही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट ओकरे कलर्ड पोएट्री, जो हमको जस्ट आईवीसी के बाद भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ताम नदी संस्कृति यानी कॉपर होर्ड कल्चर हमको यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, हत्या जैसी तांबी की वस्तुएं हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमको पशुपालन देखने को मिलता है, भेड़ बकरी सुअर इन सबको देखने को मिलता है। ये ओसीपी हमको राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है, गणेश्वर, सीकर, जोधपुरा और जयपुर में देखने को मिलता है। ये गणेश्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कब हुआ, 1972 में हुआ। स्थित कहाँ पे है, नीम का थाना में स्थित है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, वस्तु में 99% तांबा है, और ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। हम बात करते हैं जोधपुरा की, जो कि जयपुर में है। ये कब हुआ, 1972 में। किसके द्वारा, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा हुआ। यहाँ पे क्या मिलता है, ग्रे पेंटेड वेयर्स मिलते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज एज की। ठीक है, राजस्थान में कांस्य युग के संस्कृति के ऊपर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे सामाजिक तरीके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का विकास देखने को मिलता है। कृषि पशुपालन हो रहा है, क्योंकि लोग डेवलप हो रहे हैं तो सोसाइटी भी डेवलप हो रही है, इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। चौथी जो बीकानेर में है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, कालीबंगा एक संस्कृति जिसको कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि किसको कालीबंगा, मतलब कालीबंगा और किसको कहा जाता है। कालीबंगा दूसरा नाम सोथी को कहा जाता है। आयरन एज की बात करें तो तकनीकी बदलाव यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। लोग आयरन का यूज करने लगे थे, आयरन के यूज से वो जंगलों को साफ कर पाते थे। इसी वजह से हमको फिर उधर पाटलिपुत्र की साइड में जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मोस्टली आयरन एज की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि फिर लोगों के पास लोहा आ गया था, तो जंगलों को साफ करना, फिर वहां पे घर बनाना, ठीक है, खेती करना आसान हो गया था लोगों के लिए।
ये राजस्थान में कहाँ है? बैरठ, नूर, सोनारी, रेड और रंगमहल में है। ये बैरठ के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कि जयपुर में है। कब हुआ? 1936 में इसका उत्खनन हुआ दयाराम साहनी के द्वारा। ये अक्सर पूछा जाता है तो इसको आप याद कर सकते हो। मौर्य काल में भाब्रू शिलालेख जो है वहां पे हमको इसके क्या देखने को मिलता है? इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है। गुप्त काल में 634 ईस्वी में चीनी यात्री हिंसा ने परियात्रा के नाम का उल्लेख किया है। और मुगल काल में अकबर के सेनापति मानसिंह मुगल द्वारा उद्यान निर्माण राजकीय टकसाल सिक्कों पर बैराट अंकित है, इसलिए बैराट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। ये नो के बारे में इन्फॉर्मेशन है। नो कहाँ है? भरतपुर में है। यहाँ पे भी हमको मृदबानी सब देखने को मिलता है। और सोनारी कहाँ है? नीमका थाना में है। ठीक है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? चैरिट मेकिंग एविडेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसकी? रेड टॉकी। इसको प्राचीन भारत का क्या कहते थे? टाटा नगर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि बड़ी संख्या में लोह के औजार यहाँ के जो प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको टाटा नगर कहा जाता था। और बाकी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? 115 अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे रेड के बारे में ही हो गया। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। क्या है आपका जवाब? हमने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट साइट्स कवर कर ली हैं, पैलेolithic से लेके ब्रॉन्ज एज, आईबीसी, आयरन एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सब कुछ कवर कर लिया है। उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स आपको यहाँ अवेलेबल हैं। पीडीएफ को आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख सकते हैं, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उससे पहले इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि सब बच्चे दें, सिंसियरली दें। जिन्होंने भी वीडियो को अंत तक देखा है वो इस सवाल का जवाब जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है। ए है कालीबंगा में प्राक हड़प्पा यानी प्री हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा यानी मैच्योर हड़प्पन के दोनों चरण के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा है यहाँ प्राप्त जुते हुए खेत के साक्ष्य में से 2 दिशाओं में जुताई हुई खेत की जो परंपरा है उसके संकेत मिलते हैं। तीसरा है कालीबंगा से प्राप्त अग्रिवेदियों के हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है। और चौथा है कालीबंगा से कांच से निर्मित नर्तकी की प्रसिद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है। क्या है आपका जवाब? ए, बी, सी या डी? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह दृष्टि आरएस के साथ जुड़े रहिए अपनी अच्छी और संपूर्ण तैयारी के लिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।